दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि बफलोज में थैलेरियोसिस के क्या लक्षण हैं और किस तरह से इनका सही से इलाज किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्सर लोगों को मानना ये होता है कि बफलोज में थैलेरियोसिस नहीं होता है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और आजकल बफलोज में थैलेरियोसिस के केसेस अक्सर आ रहे हैं हमारे पास। गर्मियों का सीजन आ रहा है तो इसमें थैलेरियोसिस जो भी हीमोपैरासाइट्स हैं उनकी केसेस का नंबर बढ़ता है। लोगों का ऐसा मानना था कि थैलेरियोसिस बफलो में नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है। अगर देखा जाए तो जो थैलेरिया एनुलाटा है, जो ट्रॉपिकल थैलेरियोसिस करता है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे सिर्फ ट्रॉपिकल थैलेरियोसिस मिलता है। इसलिए हम जो भी बात करेंगे वो ट्रॉपिकल थैलेरियोसिस की बात करेंगे। हम टर्निंग सिकनेस या सेरेब्रल फॉर्म ऑफ थैलेरियोसिस जो थैलेरिया पार्वा के चलते होता है उसकी बात नहीं करते हैं। तो अगर बफलो में देखा जाए तो जो ओरिजिन होस्ट है थैलेरिया एनुलाटा का या थैलेरिया का, वो बफलोज हैं। यानी जो थैलेरिया का एवोल्यूशन है, जो ओरिजिन होस्ट है, वो बफलो है। तो अगर बफलो ओरिजिन होस्ट है तो इवोल्यूशन के टाइम में जब थैलेरिया पैरासाइट आया होगा तो उस जिस एनिमल में ओरिजिन होता है उस एनिमल में बेस्ट अडेप्टेबिलिटी होती है। यानी कि जब पैरासाइट जिसमें ओरिजिनेट करता है वो इवोल्यूशनरी होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को सामंजस्य बनाते हैं और उनमें डिजीज नहीं होता है, वो कैरियर की तरह काम करते हैं। तो शुरुआत दौर में जब इवोल्यूशन हुआ, बफलो ने उससे इंटरेक्ट किया, पैरासाइट एक दूसरे को और बफलो को समझे, इसलिए बफलोज में केसेस कम आते थे। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। आप देखेंगे तो पहले बफलोज में टिक्स का पॉपुलेशन भी कम था, टिक्स उनको इन्फेक्ट नहीं करते थे, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। बफलोज में भी तमाम टिक्स भरे पड़े रहते हैं और टिक्स को कोई ना कोई होस्ट चाहिए उनको अगर सरवाइव करना है। तो अगर बफलोज का नंबर ज़्यादा है तो बफलोज में ही वो एडहेयर करेंगे। बफलोज का स्किन थोड़ा थिक होता है, इसलिए इनका जो टिक्स का अटैचमेंट होता है वो या तो वल्बर लिप में होगा या अडर के अंदर होगा, इंग्वाइनल एरिया में होगा या ईयर फ्लैप में होता है। तो इन एरियाज में रेस्ट्रिक्ट करते हैं टिक्स और उसको इन्फेस्ट करते हैं और उस पर बफलोज पे फीड करते हैं। तो ये टिक्स अब इस लेवल में सिर्फ बफलोज को ही फीड कर रहे हैं, तो पैरासाइट ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया होगा, म्यूटेट किया होगा और वो अब बफलोज को भी इन्फेक्ट करने के लायक हो गया है और बफलोज में भी क्लिनिकल सिम्टम्स आने लगे हैं। तो जो आप लोग जानते हैं कि थैलेरिया जो है लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज है, तो इसमें लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ता है और पेरिफेरल लिम्फ नोड्स में इनलार्जमेंट होता है। अगर आप कैटल एंड काफ में देखेंगे तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट होता है मेनली प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड या प्री फेमोरल लिम्फ नोड बढ़ता है, लेकिन बफलोज में डिफरेंट है। बफलोज में आप टिपिकली देखेंगे तो सुप्रा और वाइटल लिम्फ नोड बढ़ता है या पैरोटिड लिम्फ नोड, यहाँ वाला लिम्फ नोड बढ़ा रहता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि थैलेरिया पैरासाइट जनरली जहाँ पे टिक अटैच होता है उसके नियर बाई वाले लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट सबसे पहले आता है। और जैसे मैं कह रहा था कि बफलोज में टिक्स का अटैचमेंट जो होता है वो ईयर फ्लैप के अंदर होता है या वल्वा में होता है। तो ईयर फ्लैप पे जब टिक्स अटैच होंगे, जबकि कैटल में थ्रू आउट द बॉडी अटैच होते हैं, नेक्स पे सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं। तो ईयर फ्लैप में अगर टिक का अटैचमेंट है तो उसके नियर बाई का सुप्रा और वाइटल लिम्फ नोड बढ़ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, या पैरोटिड लिम्फ नोड बढ़ जाएगा। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है। अगर आप जब भी किसी बफलो में सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको पैरोटिड और सुप्रा और वाइटल लिम्फ नोड जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में आपको प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड भी इनलार्ज मिलते हैं, नो डाउट। तो अगर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है, इसके साथ साथ पायरेक्सिया का जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है वो बफलो में नहीं आता है। लगातार फीवर हाई बफलोज में नहीं रहता है। बफलोज में जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्रोनिक कैचेक्सिया आती है और ऐसे लगता है जैसे कि वो सूखती जा रही है, चारा धीरे धीरे कम कर लेगी, एकाएक दूध नहीं जाएगा, धीरे धीरे दूध कम होता जाएगा, आपको लगेगा कि शायद कीटोसिस है।
लेकिन माइल्ड टेम्परेचर हाई रहता है, 103 104 के लगभग उसका टेम्परेचर रहता है। धीरे धीरे उसका बॉडी वेट जो है वो कम होता जाता है। अगर लैक्टेटिंग है तो दूध देना बंद कर देती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो बफलो है एकदम हाइड बाउंड कंडीशन में आ गई है। और एक टिपिकल प्रेजेंटेशन ये क्रोनिसिटी का है। कोई भी क्रोनिक इन्फेस्टेशन होगा तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो हेयर्स हैं वो शेड आउट हो जाते हैं। और अगर आप टेल देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पूंछ जो है रैट टेल जैसा हो गया, यानी कि जो चूहे की पूंछ होती है उस तरह से उसके सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं। बॉडी करता क्या है कि अपने एनर्जी को वाइटल ऑर्गन्स को सर्वाइव कराने के लिए रखता है। यानी कि जब एनिमल बॉडी लॉस हो रहा है या क्रोनिक प्रॉब्लम में है, उस समय प्रोटीन का यूज वाइटल ऑर्गन्स के लिए होता है, जबकि हेयर कोट का कोई मतलब है नहीं, बालों का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए बालों की शेडिंग चालू हो जाती है। इसी तरह से एक और टिपिकल प्रेजेंटेशन बफलोज में आपको देखने को मिलेगा। जो बफलोज का स्किन कलर है, अगर आप ऑनर से पूछेंगे तो बताएगा कि पहले ये जो थी एकदम काली थी और अब ये लालपन की तरफ जा रही है। जो स्किन कलर है वो फेड करता है, यानी कि वो ब्राउनिश होने लगता है। इसके पीछे दो रीजन है, एक तो एनीमिया है और दूसरा जो रीजन है ये क्रोनिसिटी के चलते ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस जो है बॉडी का वो मिसबैलेंस हो जाता है और एनिमल क्रोनिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहता है। और जब एनिमल क्रोनिकली ऑक्सीडेटिव एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो उस समय एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और वो एग्जॉस्ट होने लगता है। तो अगर बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम देखेंगे तो उसमें कॉपर एक मेजर रोल प्लेयर होता है। कॉपर मेलानिन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जब कॉपर डिफिशियंसी रहती है तो मेलानिन का सिंथेसिस हैम्पर्ड हो जाता है और स्लो हो जाता है, जिससे स्किन का कलर जो होता है वो लाइट हो जाता है। तो डार्क से लाइट कलर में कलर आया है तो ये आपको क्लू देता है कि आप उसको क्रोनिसिटी के लिए या थैलेरियोसिस के लिए खासकर सस्पेक्ट कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे तो आपको पेलरनेस रहेगा, उस पर येलो टिंज रहता है, वो भी इंडिकेट करता है कि एनिमल में थैलेरियोसिस होगा। उसके बाद आप उसका अगर आपके पास सुविधा है तो ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लिम्फ नोड स्पिरिट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आपको इसमें पायरोप्लाज्म बहुत कम मिलेंगे बट साइजॉन्ट्स जरूर मिलते हैं, केबीबीज आपको मिल जाते हैं बफलोज में, लेकिन उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है नेचुरल किलर सेल से। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो ग्रेनुलोसाइटिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन उनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के पास पास नहीं होते हैं। लेकिन जो केबीबी होता है, थैलेरिया का साइजॉन्ट जो होगा वो गुच्छे में रहता है, एक साथ में रहता है और उसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि थैलेरिया का साइजॉन्ट है। दूसरा, अगर आपके पास सीबीसी की सुविधा है, कंप्लीट ब्लड काउंट आप कर सकते हैं, तो उसमें टिपिकल प्रेजेंटेशन आता है। अगर थैलेरियोसिस का केस होगा तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो थैलेरिया है ये लिम्फोप्रोलिफरेशन करता है, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हाई रहता है हमेशा। अक्सर आप देखेंगे कि थैलेरियोसिस में अगर प्योर थैलेरिया का पेशेंट है तो उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हाई रहेगा, काफ को छोड़ करके एडल्ट एनिमल में। और हीमोग्राम जो होगा यानी कि आरबीसी लो होगा, उसका हीमोग्लोबिन लो होगा, पीसीबी उसका लो होगा, तो हीमोग्राम डाउन साइड में रहेगा और ल्यूकोग्राम अप साइड में रहेगा। तो ये टिपिकल। और ल्यूकोग्राम में भी अप साइड में अगर आप देखेंगे, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लिम्फोसाइट का नंबर हाई रहता है, न्यूट्रोफिल का नहीं। अगर आप डीएलसी कर रहे होंगे तो वहां पे आपको इस्नोफिल नंबर भी, हर फील्ड में लगभग इस्नोफिल्स दिखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको सीबीसी का प्रेजेंटेशन मिलता है। कुछ केसेस में आपको डिपेंडेंट पार्ट का या ब्रिस्केट का एडिमा भी मिल सकता है, लेकिन अगर ब्रिस्केट एडिमा मिलता है तो आपको कैजेक्सिया भी मिल रहा है, ब्रिस्केट एडिमा भी मिल रहा है, सुप्राऑर्बिटल या पैरोटिड लिम्फ नोड का इलाजमेंट मिल रहा है, तो आपको थैलेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट करना है। लेकिन ब्रिस्केट एडिमा मिलने पे अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं फॉरेन बॉडी तो नहीं है, टीआरपी तो नहीं है। अगर टीआरपी होगा तो ब्रिस्केट एडिमा के साथ साथ जुगुलर इंगॉजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुगुलर वेन जो होती है वो या तो इंगॉज होगी या उसमें पल्सेशन आपको दिखेगा। लेकिन अगर जुगुलर इंगॉजमेंट नहीं है, पल्सेशन नहीं है, सिर्फ लोअर
बॉडी पार्ट का या डिपेंडेंट बॉडी पार्ट का एडिमा है तो ये इंडिकेट करता है कि एनिमल एनीमिक है या हाइपोप्रोटीनीमिया में है, क्रोनिक कैचेक्सिया है। अगर एनीमिया है, क्रोनिक कैचेक्सिया है, तो अगर आप पूछेंगे तो एनिमल में आपको सॉइल लीकिंग का सिम्टम भी मिलेगा, पाइका का भी सिम्टम मिलेगा। तो ओनर बताएगा आपको कि हाँ कभी कभार ये दीवार को या ज़मीन को चाटती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको थैलेरियोसिस के लिए सस्पेक्ट करना है और फिर उसका इलाज करना है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने डायग्नोस कर लिया थैलेरियोसिस के लिए, तो आपको इलाज क्या करना है। तो आप जानते हैं कि थैलेरिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो बुप्रभाकियोन है। 2.5 mg से दिया जाता है। कई नाम से आता है, जुबियन के नाम से आता है, ब्यूटालैक्स के नाम से आता है, तमाम नाम से आपके एरिया में जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 50 mg 1 ml में रहता है, यानी कि 20 किलो वजन के लिए 1 ml सफिशिएंट होता है, और उसको 400 किलो के लिए वजन के लिए आप 20 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। बफलोज में बुप्रभाकियोन अगर आप नहीं देना चाहते, ये कॉस्टली भी ज़्यादा है, तो सिर्फ आप डायमिनाजिन एसिचुरेट से भी ट्रीट कर सकते हैं। 7 mg पर केजी बॉडी वेट से आपको डायमिनाजिन एसिचुरेट देना होगा, और उसके साथ में आप चाहें तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, एड ऑन कर लीजिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का 3 शॉट लगाना है। लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज करें जो 200 mg पर ml रहता है। प्लेन जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आता है वो इरिटेट करता है। साथ ही साथ अगर आप एनएस में डाल करके स्लो आईवी भी देते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आता है और एनिमल की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये स्पीड से देने पे कार्डियक कोलैप्स तो करता ही है। लेकिन जो थैलेरिया के पेशेंट होते हैं उसमें मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, इंट्रावेनस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हार्ट जो थैलेरियोसिस के पेशेंट होते हैं उनका कंप्रोमाइज्ड रहता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। कार्डियक प्रॉब्लम भी ये थैलेरिया करता है। तो ऐसे पेशेंट में आपको रिस्क नहीं लेना है। बेहतर ये है कि आप लॉन्ग एक्टिंग इंट्रामस्कुलर के लिए जो प्रिपरेशन आता है उसका इस्तेमाल करें। 10 mg पर केजी बॉडी वेट से आपको देना है, और 48 घंटे के बाद उसे रिपीट करना है। 3 शॉट आपको कुल लगाना होता है। तो आप डायमिनाजिन एसिचुरेट के साथ अगर लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ऐड कर लेते हैं तो आपका पेशेंट उससे भी ठीक हो जाता है, और इसमें पैरेक्सिया बहुत ज़्यादा नहीं रहती। मैं कह रहा था क्योंकि बफलोज ने अडॉप्ट किया है तो बुप्रभाकियोन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप श्योर है कि आपको बुप्रभाकियोन देना है, ऑनर अफोर्ड कर सकता है, तो आप सिंगल शॉट बुप्रभाकियोन का दें, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। या आप चाहें तो बुप्रभाकियोन के साथ साथ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि एनिमल क्रोनिसिटी में है तो आयरन की डिफिशियंसी रहेगी, एनीमिक है तो आयरन ओरल सप्लीमेंटेशन आप दे सकते हैं। अगर आप एनिमल को एनीमिया से फास्ट रिकवरी कराना चाहते हैं तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड जैसे डेकाड्यूराबोलिन के नाम से जो आता है, नेंड्रोलोन जो होता है, उसका 50 से 100 mg दे सकते हैं। ये दोनों काम करेगा। एक कैचेक्सिया से इमिडिएटली उसको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लाएगा, उसके मसल स्ट्रेंथ लाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होते हैं ये इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को किडनी से इन्हांस करा देते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो फास्टर ब्लड का सिंथेसिस होने लगता है और एनीमिया जल्दी से राइड अप हो सकता है। तो आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यहाँ ऐड करेंगे, नेंड्रोलोन ऐड करेंगे तो फास्टर रिकवरी होगी और एनिमल जल्दी रिकवर कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कॉपर का सप्लीमेंट करना तो इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स एक शॉट आप 5 ml लगा सकते हैं लार्ज बफलो को, और वहाँ से उसको रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अगर लैक्टेटिंग है, उसका मिल्क चला गया है, तो जो आजकल कैल्शियम प्रिपरेशन जिनमें मिनरल्स भी साथ में है और साथ ही साथ उनमें आपको एनर्जी सप्लीमेंट भी रहता है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये लैक्टेड आप यहाँ देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप दे सकते हैं। इससे फिर से बफलो दूध पे पूरी तरह आ जाएगी और उसका बॉडी वेट गेन भी प्रॉपर 1 महीने के अंदर होने लग जाता है। इसी तरह से आपको और सप्लीमेंट करना है। एक्चुअली ये पैरासाइट है, कई दिनों से बीमार है, तो हिपैटिक जो प्रेशर है, लीवर के ऊपर जो प्रेशर होता है दवाओं का और साथ साथ पैरासाइट का बहुत ज़्यादा रहता है, तो लीवर कंप्रोमाइज रहता है। तो लीवर फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप लीवर टॉनिक ऐड कर लीजिए।
तो लिवर टॉनिक अगर ऐड आपने कर लिया तो ये लगभग कंप्लीट थेरेपी हो जाती है और एनिमल के बचने के 99% चांसेस हो जाते हैं और जानवर ठीक हो जाता है और अपने दूध पे भी आ जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको फील्ड कंडीशन में हेल्प करेगा थैलेरियोसिस को बफलोज में पहचानने के लिए, साथ ही साथ इसका सही से इलाज करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी किक मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।